नमस्कार दोस्तों, आप सब उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एमसीक्यू के सारे पैटर्न एनआईओएस का लेके आएंगे। लीजिए, हम फिर से अपने एक नए टॉपिक के साथ, अपने एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर से हाजिर होते हैं अपने एनआईओएस के एग्जाम को लेकर के। जितने भी हमारे एनआईओएस के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए फिर से हम एक नई क्लास लेके आए हैं। देखिए दोस्तों, हमने इससे पहले आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री के, हिंदी के, इन सभी पैटर्न को हमने खत्म किया था। और आज आज हम आप सबसे बना क्या लेके आए, इकोनॉमिक्स का पैटर्न लेके आए हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की क्लास हम आज खत्म करवाएंगे। इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम है वो हमारा 24 अप्रैल को है, बहुत जल्द है, ज़्यादा दूर समय नहीं है हमारे पास। तो हम इसको बहुत जल्दी से जल्द खत्म करेंगे। आइए एक बार हम पहले एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं कि एग्जाम में जो हमारे एनवायरनमेंट का एग्जाम है वो किस तरीके से आएगा। देखिए, हमारे 3 घंटे का एग्जाम होगा एनवायरनमेंट का, 18 मार्क्स का। 20 मार्क्स का जो आपका वो टीएमए होता है, असाइनमेंट वाला, वो हो चुका होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, 39 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मिनिमम 39 क्वेश्चन होंगे। और जो मार्क्स होगा वो उसके सामने लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात की घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे 39 ही क्वेश्चन हैं तो कैसे हम पैटर्न को देखेंगे। मैं उन सबको आपको समझाऊंगा। देखिए, 1/6 जो होगा हमारे पास, ठीक है, एक से लेकर 16 तक क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यू का पैटर्न पे जाएगा। और एमसीक्यू का ही पैटर्न होगा जिसमें हमारे पास जो ये आपके 13 क्वेश्चन हैं, ये 13 क्वेश्चन कौन से होंगे, ये 13 क्वेश्चन हमारे पास जो होगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा, उसमें हमारे कोई डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। लेकिन जो 3 क्वेश्चन हमारे पास होंगे उसमें ऑप्शनल होगा। मतलब 3 क्वेश्चन के मतलब हमारे पास 16 क्वेश्चन हैं, 13 क्वेश्चन जो है वो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वो हमें करने हैं। लेकिन जो 3 क्वेश्चन जो होंगे उसमें हमें ऑप्शनल मिल जाएगा, या तो आप 3 ये कर लीजिए या तो आप 3 ये कर लीजिए। ये सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पैटर्न हमारे पास दिया गया है। उसके बाद हमारे पास जो है फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1 2 नंबर के, 4 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये सब हमें पैटर्न के साथ करना होगा और 39 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। चलिए, तो मैं आपको क्या करवाऊंगा, मैं आपको सारे एमसीक्यू जितने भी हमारी किताब में एमसीक्यू हो सकते थे वो सारे एमसीक्यू हमने लगभग लगभग खत्म कर दिए हैं। हमने लगभग 80% के एमसीक्यू लगभग आपके खत्म कर चुके हैं। तो आपके पास अब एमसीक्यू को लेकर के कोई टेंशन नहीं होगी। एमसीक्यू के साथ मैं हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक के ऊपर थोड़ा वीडियो रूप में भी थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। तो आप उसको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये चैप्टर कहाँ से आ गया, ये टॉपिक कहाँ से आ गया। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं 1 बाय 1 करके सब कुछ आपको 1 बाय 1 करके बताता रहूंगा। ठीक है, आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन बताता है कि बिजली, जो बीज है, बीज और मछली से निकलने वाले जो तेल थे, तेल का उपयोग आदि मानव, जो आदि मनुष्य थे, वो किसके द्वारा करते थे। मतलब ऐसे कौन से काम करते थे जिसमें वो बीज और मछली के जो तेल निकाला करते थे उन तेल का उपयोग करते थे। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है कि गर्म करके पकाने के लिए। अबे वो आदि मानव है, कैसे तेल का उपयोग इतना वो विकसित नहीं हुआ उनका, तो तेल का उपयोग वो पकाने के लिए नहीं करते, वो लकड़ी से ही अपना तेल उसका काम कर लेते थे। तो क्या प्रकाशमत गुफाओं और आश्रित स्थलों के लिए बात करते हैं। परिवहन की ऊर्जा के लिए, परिवहन की ऊर्जा के लिए अभी कैसे इतनी तरक्की नहीं हुई अभी। ठीक है, खनिज के और खनिज से धातुओं को निकालने के लिए, उन्हें धातुओं का भी ज्ञान ही नहीं था तो अभी खनिज से कैसे निकालेंगे, तो पाषाण युग में ही जिंदगी जी रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो देखो, इसका उपयोग वो गुफाओं के अंदर प्रकाश को लाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग वो प्रकाश के लिए, गुफाओं के लिए, गुफाओं में जैसे उनको प्रकाश की आवश्यकताओं को पूरा हो सके उसके लिए करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास में निम्नलिखित चरणों में से सही चरणों को विकास कीजिए। हम जैसे कि देखते हैं मानव के विकास में, ये ध्यान से देखिए, हम पहले बंदर थे, बंदर से इंसान बने। तो इन पूरी प्रोसेस में, इन पूरी प्रक्रिया के दौरान कितने प्रकार के मानव, इस पूरी प्रक्रिया में देखिए ध्यान से, इस पूरी प्रक्रिया में कितने प्रकार के मानव जो थे उनका हमारे पृथ्वी पर जन्म हुआ था। तो हर तरह के मानव थे। तो पूछ रहे हैं कि इनका क्रम से हमें बताइए कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन थे, उसके बाद कौन थे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, होमो हैवियंस, होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, और आगे के लिए कौन सा है, होमो सी ऑस्ट्रेलियोपैथिक्स। ठीक है, ये 4 हमारे पास वर्णन दिया गया है। इसमें से जो है ऑप्शनल वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं ऑस्ट्रेलियोपैथिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन, वैसे ए ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, आते हैं, उसके बाद आते हैं होमो हैविलिस। ठीक है, उसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस, और लास्ट में आते हैं होमो सेपियंस। और ये होमो सेपियंस वही है जिससे कि आज के मानव पशु, जैसे कि मैं और आप जो है वो होमो सेपियंस के ही वंशज हैं। ठीक है, तो होमो सेपियंस के हम वंशज हैं। और ये देखिए विकास का पूरा चरण है, ये ऊपर उनके बारे में सब लिखा गया है। ठीक है, कौन कौन से मानव थे, और ये लास्ट वाले दिख रहे हैं आपको, यही होमो सेपियंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाले जो वन है, वनों के प्रकार बताइए। भूमध्य रेखा के निकट, तो भूमध्य रेखा देखिए, ये धरती है, धरती गोल है। ठीक है, धरती गोल है, माफ कीजिएगा थोड़ा मैं उसमें मैप में गोले में दिक्कत आ गई। और इसका जो ये बीच वाला हिस्सा है, अगर हम धरती को बीच से काटें तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये बीचों बीच का हिस्सा है, यही भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब जो भूमध्य रेखा है ये क्या होती है, ये सूरज के सबसे
सबसे नजदीक होती है, तो ये क्या होगी, सबसे ज्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ती है, और गर्मी के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा बरसात भी होगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी और सबसे ज्यादा बरसात भी यही होगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी हो रही है, सबसे ज्यादा बरसात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बारिश होंगी, यहाँ का जो यहाँ का जो जंगल होगा वो कैसा होगा, सबसे विकसित होगा। तो देखिए इनके पास जो ऑप्शन है वो पढ़िए, क्या पर्वतीय वन होगा, क्या शीतोष्णीय वन होगा, क्या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा, या शंकुधारी वन होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें हमारे पास क्या होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होगा वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। उष्ण तो उष्णकटिबंधीय जो हमारा ऑप्शन था बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या था हमारे पास, आइए। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। देखिए वायु प्रदूषण का कारण तो वैसे कई सारे हैं, लेकिन इनमें से कौन सा कारण नहीं है ये आपको ढूंढना है। मतलब इसमें से बाकी सब तो है। देखिए एक उड़ती हुई राख, इसको फ्लाई ऐश भी कहते हैं। उड़ती हुई राख जो होती है तो फ्लाई ऐश कहते हैं। और ये फ्लाई ऐश कैसे बनता है, इसका प्रोसेस मैंने नीचे दे रखा है, भी बताता हूँ आपको। वाहन से निकलने वाले धुएं, ठीक है, धुएं, वाहन से जो निकलने वाले जो धुएं होते हैं उनसे साथ शीशा निकलता है, तो शीशा के कण जो होते हैं वो धुएं के साथ भी निकलते हैं, उसको पीवी कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, पी एंड बी। ये जो धुएं जो निकलते हैं इनके साथ पर्टिकुलेट, ये पीवी, पीवी मतलब शीशे का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आप साइंस पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा पीवी होता है। ठीक है, तो ये होता है। आगे चलते हैं, निलंबन कण, ठीक है, इसी को हम पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। अभी आपने दिल्ली में सुना होगा कि दिल्ली में इतना PM10 हो गया, PM2.5 हो गया, लोग मास्क पहन के घूमने लग जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, आने दीजिए सर्दियों को। ठीक है, इसमें यही चीजें होती है। तो इसमें क्या होता है, यही जो पीवी होता है यही होता है, पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, और औषधि अपशिष्ट जल में जस्ता और तांबे जैसे धातुओं को मिलाना। देखिए जस्ता और तांबा जो होता है इसको अगर घुला देने से ये वायु प्रदूषण का कारण नहीं बन सकता। ये कहीं ना कहीं जल प्रदूषण का कारण तो बन सकता है, लेकिन वायु प्रदूषण का कारण तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि जल में कुछ भी डालो तो वो जल का ही होगा ना, वायु प्रदूषण कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए फ्लाई ऐश के बारे में बताता हूँ कि फ्लाई ऐश कैसे बनता है। देखिए आपने न्यूक्लियर रिएक्टर देखा होगा, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, या फिर जहां हर वो जगह जहां पर कोयले को जलाया जाता है, तो कोयले को जलाने के बाद जो कोयले की राख बनती है, कोयले की जो राख बनती है उसी राख को हम फ्लाई ऐश कहते हैं। और ये आमतौर पे कई जगहों पे कई उद्योगों में काम भी आता है, जैसे सीमेंट उद्योग में या फिर ईंटों के उद्योग में इसका जरूरत पड़ती है फ्लाई ऐशों की। लेकिन फ्लाई ऐश की जो इतनी बड़ी मात्रा होती है ना, ये हमारे लिए तो हार्मफुल है ही, और पर्यावरण के लिए भी उससे ज्यादा हार्मफुल है। तो इसीलिए इसके हार्मफुल से ही बचने के लिए इसका उपयोग जो है वो कई उद्योगों में किया जाने लग गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि शराबखोरी और नशीली दवाओं के सेवन से संबंधित समस्याएं। अगर शराब आप पीते हो या फिर कोई नशीली दवा खाते हो तो उससे क्या समस्या हमारे समाज को होनी पड़ती है। क्या उससे अनुवांशिक प्रभाव पड़ता है, क्या उससे सामाजिक प्रभाव पड़ता है, या उससे व्यवहारिक प्रभाव पड़ता है। देखिए अगर मैं आपको ऑप्शन समझाऊं, अनुवांशिक प्रभाव कैसे पड़ सकता है। देखिए एक व्यक्ति अगर शराबी है तो अगर जरूरी सुनो उसका पुत्र भी शराबी होगा, तो इससे अनुवांशिक प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, तो सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या इससे समाज में असर पड़ता है। तो देखिए समाज में असर पड़ता है, लेकिन उतना प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात हो रही है। तो अगर व्यक्ति की बात होगी तो उसका व्यक्ति का व्यवहारिक स्तर होगा, तो वो व्यवहारिकता की बात करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि टेहरी बांध, ये जो टेहरी बांध जो है ये मैं बताता हूँ इसके बारे में बहुत। ठीक है, देखिए टेहरी बांध के बारे में आप बताइए कि किन दो नदियों के जंक्शन से ये जुड़ा हुआ है। मतलब कौन सी दो नदियां हैं जो टेहरी बांध को आपस में जोड़ती है। क्या वो ढोली गंगा रामगंगा है, क्या वो गंगा और बाल गंगा है, भागीरथी और भील गंगा है, या फिर अलकनंदा और यमुना है। इसकी देखिए तीसरा ऑप्शन जो है भागीरथी और भील गंगा है। देखिए टेहरी जो बांध है ना वो देश की सबसे लंबी, सॉरी सबसे ऊंची ऊंची बांध है। टेहरी बांध देश की सबसे ऊंची बांध है, और सबसे लंबी जो बांध है वो है हमारे पास महानदी। महानदी तो दोस्तों तो दोस्तों टेहरी बांध हो चुकी है। ठीक है, टेहरी बांध देश की सबसे ऊंची बांध है। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नदी के मुहाने और तटीय रेखाएं, ठीक है, इसके साथ जो दो ये दलदली भूमि होती है, ठीक है, लेगून होता है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सब किसके उदाहरण है। ठीक है, कई डेल्टा बनाती है, कई नदी है, झील है, या फिर खाड़ी। खाड़ी मतलब एस्चुरी। तो ये जो एग्जाम्पल है एस्चुरी का, एस्चुरी क्या क्या बनाती है, नदी का मुहाना भी होता है। ये देखिए नदी का मुहाना भी है। आप ये देखिए नदी ध्यान से देखिए, ये नदी है, ये जो कोना दिख रहा है आपको, ये नदी का मुहाना है, मुंह जैसे मुंह करते हैं। तटीय, यहाँ पे तटीय खाड़ियां हैं, बिल्कुल देखिए ये पूरा तट है, तटीय खाड़ियां हैं। जलजली जो यहाँ पे ज्वारीय दलदली मिट्टी होती है, बिल्कुल ये जो मिट्टी होती है पूरी जलजली होती है। और लेगून, लेगून मतलब, लेगून देखिए ये जो समुद्र है, समुद्र के बीच का, समुद्र का जो ये वाला हिस्सा होता है ना कोना, समुद्र का जो कोना हिस्सा है जहाँ पे पानी भर जाता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं लगून। तो ये लगून भी है, बिल्कुल सही, ये लगून भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइट्रोजन स्थिति मतलब स्थितिकरण, फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बताइए कि इसमें से
कौन इसको पूरा कर सकता है, ठीक है। क्या इसमें जलवायु प्रक्रिया है, क्या औद्योगिक प्रक्रिया है, क्या जीवाणु प्रक्रिया। देखिए ये एक जीवाणु प्रक्रिया है। कैसे? देखिए नाइट्रोजन जो होता है वो अमोनियम एसिड से बनता है, और अमोनियम एसिड जो होता है पहले उसके बाद किसमें जाता है, मिट्टी का, मतलब एंड शॉर्टली देखिए इसको ध्यान से देखिए, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। अमोनियम एसिड है, ये सबसे पहले यहाँ पे जाएगा नाइट्रिक में, और यहीं से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत होती है। तो दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्या होती है, ये प्रक्रिया होती है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है भूमि नवीनीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार हैं, ठीक है। जो लैंड डिक्लेरेशन, मतलब लैंड जमीन के सूखने के कारण, इसमें से कौन सी चीजें जिम्मेदार होती है, ठीक है। दोस्तों जमीन के सूखने के कारण इनमें से कौन सी चीजें जिम्मेदार है? क्या एक शहरीकरण जिम्मेदार है, कृषि भूमि का अत्यधिक उपयोग जिम्मेदार है, अत्यधिक चराई जिम्मेदार है, या वन महोत्सव मतलब इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। पहले क्वेश्चन है कि जिम्मेदार नहीं है, तो कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार है? देखिए शहरीकरण जिम्मेदार है, ठीक है, भूमि पर कृषि का अत्यधिक उपयोग जिम्मेदार है, और अत्यधिक चराई जिम्मेदार है, जिसके कारण क्या होती है, भूमि सूख जाती है। तो कौन से कार्य जिसके महोत्सव, यानी कि वनों को ज्यादा से ज्यादा लगाने से क्या भूमि पर कोई असर पड़ेगा? तो जी हाँ, इससे कोई भूमि पे असर नहीं पड़ेगा, भूमि नहीं लगेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शहरी समुद्री में निम्नलिखित विशेषताओं के बारे में बताइए, ठीक है। तो शहरी समुदायों में निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी होती है? सामाजिक विविधता, सामाजिक गतिविधियां, सुविधाओं की उपलब्धता, और प्रदूषण मुक्ति। देखिए प्रदूषण मुक्ति तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इस ऑप्शन को आप काट सकते हैं कि प्रदूषण मुक्त शहर तो हो ही नहीं सकता, मतलब इन भारत में तो नहीं है प्रदूषण मुक्त शहर। और जहां तक अलग की बात है, तो इसमें जो है शहरी समुदाय के बारे में विविधताएं होती है, ठीक है, सामाजिक गतिविधियां भी करते हैं ये लोग, और सुविधाओं की उपलब्धता भी है, ठीक है, इसीलिए शहरीकरण की तरफ पलायन ज्यादा देखने को हमें मिल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल तक ग्रामीण महिलाएं श्वसन संबंधी समस्याओं से पीड़ित थी, मतलब हाल ही के समय तक ग्रामीण जो महिलाएं थी श्वसन संबंधी समस्याओं से पीड़ित थी, क्योंकि वो खाना बनाने के लिए पके हुए ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करती थी। तो कोयले के उपयोग के कारण ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हमारे देश की महिलाओं को झेलना पड़ा? तो देखिए इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है N2NO2, मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद क्या है, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और CH4 मतलब मीथेन, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, C2H2 और Cl2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, CH4 और CO2 यानी कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम बात करते हैं जी। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है कि जल का जो प्रभावी प्रबंधन और संरक्षण का संदर्भ बताइए, ठीक है। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज पॉसिबल ओनली, किसके कारण से मैनेजमेंट, मतलब कि पहले वो प्रबंधन भी होगा और जल को हम बचा भी सकते हैं, ऐसे कौन कौन से कारण है, ठीक है। देखिए क्या है कि जिसके कारण से हम जल को बचा सकते हैं। तो देखिए पानी की बर्बादी को रोकना, बिल्कुल सही, पानी के बेहतर भंडारण, वर्षा जल का संरक्षण, या घरेलू औद्योगिक कृषि गतिविधियों में पानी की बर्बादी की हानि को कम करना। अगर सभी एग्जाम्पलों में देखें तो ये जो तीसरा वाला चौथा वाला जो एग्जाम्पल है ना, ज्यादा सटीक बैठता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन सभी में अगर ये भी देखें कि पानी का बेहतर भंडारण अगर हम कर ले, तो बेहतर भंडारण के साथ ही हम इन सभी को जो बर्बादी है इसकी हानि को रोक भी तो सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन जो है सबसे सटीक आंसर देता है हमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीने के पानी में किस प्रकार का पानी होता है? पीने का पानी किस तरह का? खारा पानी होगा, ताजा पानी होगा, खारा पानी होगा, या हाँ अशुद्ध पानी होगा, मतलब डिस्टिलेटेड वाटर होगा। ऑप्शन में साफ है कि जो फ्रेश वाटर होता है वो जाहिर सी बात है इतना भी फ्रेश नहीं है कि वो पीने योग्य है, ठीक है। फ्रेश वाटर को मोस्टली हम उद्योग और धंधों में उसमें लगाते हैं। तो हमारे पास ये डिस्टिलेटेड वाटर होता है ना, अशुद्धित थोड़ा सा जो वाटर होता है, ठीक है, ये किस तरह का पानी होता है, इसमें मिनरल्स वगैरह भी रखे जाते हैं। तो इस तरह का हम उपयोग अपने पीने के उपयोग में कर सकते हैं, ठीक है। अगले हाँ दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक सेकंड रुकिए। हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कचरा कम करने का सबसे अच्छा तरीका बताइए। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि द बेस्ट वे टू रिड्यूस गार्बेज, क्या करना चाहिए हमें कि हमारे जो कचरे हैं, जो हमारा गार्बेज है वो कम हो सके। तो अपनी कारों को जो है वो कम से कम, मतलब कारों को हर दिन ना धोएं, ठीक है। क्या उसको हर दिन धोने से कचरे का क्या असर है, ठीक है। लेखन
और पत्रों का उपयोग करें। क्या लेखन और पत्रों का उपयोग करने से समस्या का समाधान हो जाएगा? देखते हैं। उपलब्ध समान संपत्ति और संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करने के बजाय हमें उसका पुनः चक्रण और पुनः उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए और प्रकृति संसाधन के प्रति लापरवाही रखें। ठीक है, प्रकृति संसाधन जो है उसके लिए हम उसके जो प्रति है उसके लिए हम लापरवाही रवैया रखें। ठीक है, जहां तक अच्छा तरीका सबसे अच्छा है तो यही है ऑप्शन सी वाला, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है कि संसाधनों का एक तो कम से कम उपयोग हो रहा है, दूसरी बात क्या हो रहा है, पुनः चक्रण, मतलब अगर हमारे पास वेस्ट मटेरियल है तो उसका हम फिर से उपयोग कर सकते हैं, और पुनः उपयोग फिर से उसका उपयोग कर लो, पुनः चक्र मतलब उसका रिसाइकल कर लो। मान लो प्लास्टिक की बोतल है तो अगर वो काम की नहीं है तो फिर उसको हम काट छाट करके उसकी सड़कों में उपयोग कर सकते हैं। आजकल तो प्लास्टिक के कपड़ों से टी शर्ट्स और शर्ट्स भी वगैरह बनाए जा रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे भी हम देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से उसका उपयोग पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में करती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण की शुरुआत के दौरान किसानों द्वारा चमकत कुल्हाड़ी, देखिए ये जो कुल्हाड़ी होती थी ऐसे चपटी वाली, उसको कहते थे चमकल। ठीक है, चमकल कुल्हाड़ी उसको कहते थे फिल्टेड एक्स। ठीक है, इस तरह के जो कुल्हाड़ियां होती थी, इसका उपयोग हम जो पीछे मतलब पहले से ही करते जा रहे थे। ठीक है, हमने पुराण काल मतलब लगभग पाषाण काल से हम इसकी शुरुआत कर रहे थे। तो इसको जो फसल हम उपजा कर रहे थे, इसकी आवश्यकता थी, बिल्कुल थी, लेकिन अब क्या इसकी आवश्यकता बची? समय के साथ क्या हुआ, इसकी आवश्यकता में हमारे पास कमी आने लगी। तो इसकी कमी के क्या क्या कारण थे, इसके बारे में हमें जानना की आवश्यकता है। तो यही हमें सवाल है कि ऐसी कौन कौन सी जरूरतें थी जिसके लिए हमें इसकी कमी को देखना था। आगे चलते हैं। तो सॉरी, माफ कीजिएगा, उस क्वेश्चन को तो हमने किया ही नहीं पिछले वाले को, तो फिर से करते हैं। तो क्या जरूरत थी कि हमें इसका जो हमारे पास जो पुरानी तकनीक थी इसको हमें वापस करना था। तो देखिए ऑप्शन क्या था कि फसल उगाने के लिए जो घास के जो वन थे उनकी भूमि को साफ करना था। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला था कि पशु के शिकार के लिए, ठीक है, पहिए बनाने के लिए और उपकरण बनाने के लिए। देखिए उपकरण बनाने से तो ये जो कुल्हाड़ी था, इसका उपयोग जो हम पहले से करते जा रहे थे, इसकी आवश्यकता थी, बिल्कुल थी। किस लिए? तो मोस्टली काम तो था वो पशु का शिकार करने के लिए, पहिए बनाने के लिए, इन सब के लिए तो था। लेकिन जब उपकरण आया तो इसके साथ क्या हुआ, इसकी कमी हो गई। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या है? एक छात्र ने निम्नलिखित वनस्पतियों को थार वनस्पति के सदस्य के रूप में पहचाना। तो ऐसे कौन से सही विकल्प है? देखिए थार वनस्पतियों के बारे में हमें जानना है। अब क्या जानना है? रेगिस्तान के थार वनस्पति। तो थार कहाँ पे है? थार राजस्थान में है। तो अब हम जानते हैं कि इसमें से कौन कौन से ऐसे जीव थे जिसके मतलब विकल्प जो है वो नहीं है। तो देखिए हमारे पास अगर ये ऑप्शन है तो इन ऑप्शन को जरा ये साइंटिफिक नाम से आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको एक एक को। लेकिन मैं जो ऑप्शन डी पे जाऊंगा, जो बबूल है, ये जो है ये आपको थार रेगिस्तान में कैसे मिल सकता है? ये तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय वृक्ष है, तो ये आपको रेगिस्तान में तो मिल ही नहीं सकता। ठीक है, ये रेगिस्तान से बस एक कदम ऊपर अगर हम जाएंगे तभी ये मिलेगा। मतलब अगर जहां पे क्योंकि रेगिस्तान में 50 सेंटीमीटर से नीचे की बारिश होती है और जहां हम 50 से ऊपर और 150 के बीच की बारिश होती है, उन्हीं जगहों पर इसका मतलब बबुल जैसे पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानवीय गतिविधि की अत्यधिक भार या दबाव कि जिसे पर्यावरण सहन कर सकता है, उसको ज्ञात कीजिए। मतलब मानवीय गतिकरण के अधिकतम बढ़ाव के कारण पर्यावरण जो है वो किसको सह सकता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास। भार साझा करने की क्षमता किसके पास है? वहन क्षमता, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने की क्षमता या सतत विकास। देखिए क्या कह रहा है कि मानवीय गतिविधि, अत्यधिक भार या दबाव जिस पर्यावरण सहन सकता है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पर्यावरण सह सकता है? तो वहन क्षमता जो है, मानव की जो कैरिंग कैपेबिलिटी है, इसको पर्यावरण जो है वो सह सकता है। इससे ज्यादा हम नहीं देख सकते हैं किसी और चीज को कि वो इसे सह सकता है। देखिए यूएनएफसीसी ये एक संगठन है जो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। इसने अंतरराष्ट्रीय कई तरह के सम्मेलन करवाए थे। तो अब बताया जा रहा है कि इनमें से कौन से सम्मेलन उसने करवाए थे। क्या पृथ्वी सम्मेलन उसने करवाया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करवाया था, वियना कॉन्फ्रेंस करवाया था या क्योटो प्रोटोकॉल करवाया था? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो इसके टाइम पर हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पशु आबादी के वैज्ञानिकों ने प्रबंधन के लिए जंगली जानवरों को पकड़ने और परिवहन की अनुमति देने वाला प्रबंधन पेश किया था। ठीक है, वो कौन कौन से प्रबंधन थे जिसमें हम पशुओं की आबादियों के लिए वैज्ञानिक जो प्रबंधन थे उसके लिए और साथ में जंगली जानवरों को शिकार करने के लिए हमने इसका उपयोग किया था। तो क्या हमारे पास ऑप्शन है कि फॉरेस्ट एक्ट यानी कि वन अधिकार, वन्य जीव अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी एक्ट और तीसरा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
उन व्यक्तियों का नाम बताइए जिसके कारण, सॉरी, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने तारण भारत तरुण तरुण भारत संघ, ठीक है, तरुण भारत संघ की स्थापना की। तो वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तरुण भारत संघ की स्थापना की? तो उनका नाम था श्री राजेंद्र सिंह। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसमें कुछ समझने लायक था ही नहीं, तो इसमें समझा ही नहीं। आगे चलते हैं। स्नान, वॉशरूम, कपड़े धोने के बर्तन और वॉशिंग जो मशीन होती है उसमें एक पानी निकलता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? निस्तारणीय जल। उसके साथ जो पानी निकलता है उसको हम, उस जल को हम क्या कहते हैं? क्या वो ताजा पानी होता है, रसोई या धुलाई आदि का पानी, धोने धोने वाला पानी होता है, काला पानी होता है, खारा पानी होता है? ऑप्शन बी तो मैंने वैसे ही आंसर दे दिया। तो इसको, इस वैसे इस वाटर को एक ग्रे वाटर भी कहते हैं, ठीक है, इसको ब्लैक नहीं, इसको ग्रे वाटर कहते हैं। जो हम अपने वॉशरूम वगैरह में या फिर जो कपड़े धोने के जो साबुन जो निकलता है पानी, उस पानी को हम ग्रे वाटर कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? पहला है माइक्रो माइक्रोस्टेनिनस का उपयोग निम्नलिखित में से, देखो, माइक्रोस्टेनियस आर यूज्ड मेनली टू रिमूव एल्गीज। ये क्या करती है? एल्गी को खत्म करती है, ठीक है, माइक्रोस्टेनिनस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है अलवणीय जल अलवणीकरण, जो पानी से अतिरिक्त आयोडीन निकल जाता है। क्या बात सच है? बिल्कुल गलत बात है। आयोडीन के पानी से अतिरिक्त जल कैसे निकलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक जल उपयोग से आपूर्ति उपयोग किए जाने से तकनीक को नालकोंडा तकनीक कहते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है कीटाणु शोधी पानी से हानिकारक कीटनाशक निकल जाती है। देखो, कीटाणु रोधी जो पानी होते हैं, क्या उससे हानिकारक कीटनाशक को मारता है? देखिए, ये ऑप्शन तो सही है, क्योंकि ये कीटनाशक पानी से कि हानिकारक से कीटनाशक पदार्थ तो निकलेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है, 100% श्योर नहीं है कि जो कीटनाशक पानी से कि वो पूरी तरीके से निकल जाए, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन यहाँ पे, जो अगर हम ऑप्शन बी को देखें, अलवणीय जल, अलवणीय जल से अतिरिक्त आयोडीन का निकासी हो जाता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमें सही भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास रिक्त स्थान है कि ए और बी कॉलम है हमारे पास, उसमें से आप बताइए कि कौन सा चीज है सही है। पहला ऑप्शन है रिचार्ज पिट। रिचार्ज पिट क्या है? रिचार्ज पिट उथले जलों का अतिरिक्त जल की बात करता है। इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है वो पहले तो हमें देखना है कि गलत है, पेयर के हिसाब से सही नहीं बट रहा, ठीक है। हैंडपंप अतिरिक्त उपलब्ध समिति या तो उपलब्ध जल के साथ रिचार्ज करती है, ठीक है। जल वृत्ति रेत, बजरी, चट्टान की छिद्र जल अशुद्धि का कारण है, ठीक है। खोदे गए कुएं फ्लाइन चट्टान होने से निर्मित होती है, ठीक है। ये बिल्कुल सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। डग वॉल कंस्ट्रक्शन व्हेन द प्रिम्बल रॉक इज, जब हम खुदाई करते हैं तो क्या होता है, उसका कारण जो वहां तक होता है जहां तक निचले हिस्से में मिट्टी का, मतलब नीचे में जो चट्टान होते हैं उनके बहाव को लेकर के ये हमें विस्तार से बताता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समान नागरिक के रूप में आपको पीने योग्य पानी को ओजोन से कीटाणु रहित ना करने की सलाह क्यों दी जाती है? देखिए, ओजोन जो ओजोन होता है, ओजोन अपने आप में क्या होता है, एक एक प्रकार की एक प्रकार का प्रकाश है, ठीक है, और एक प्रकार का गैस भी है। प्रकाश इस संबंध में है कि जब ऑक्सीजन जब ऊपर से जब पैरावैग्निक किरणें जब हमारे पास निकलती हैं, तो ये जो ओजोन होता है ये इसको रोकता है, उसको O3 कहते हैं, ठीक है। जो ये गैस कब बन जाती है? जब ये ओजोन O3 के जब ये टूटती है तब ये गैस का नाम दे देती है। जब ये O3 से टूटेगी तो पहले ये ऑक्सीजन बनेगी, और ऑक्सीजन जो होता है फिर से ओजोन बन जाता है। अगर इस प्रक्रिया में थोड़ा सा भी अगर डिले हुआ तो क्या हो गया, जो ओजोन है, जो ऑक्सीजन है, वो हमारे लिए नुकसानदायक, उस टाइम पे ओजोन की जो लेयर होती है वो धीरे धीरे पतली होने लग जाती है। उससे क्या होता है, उससे उसकी जो पैरावैग्निक क्रिया होती है सीधा धरती पर पड़ती है, और परिणाम हमारे पास स्किन कैंसर जैसे रोग मिलने को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसी के संबंध में हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन के जो लेयर थे उनको कम करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से पानी स्वादहीन होने के लिए, ठीक है, ये बहुत महंगी प्रक्रिया है, कौन सी? ये ओजोन वाली। ये तो बहुत सस्ती प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया को कोई करता भी नहीं है, ठीक है। ओजोन को साइट्स पर उत्पादित करने की आवश्यकता है क्योंकि ये अस्थिर है। बिल्कुल सही जवाब चल रहा है। कीटनाशक के रूप में ओजोन का उपयोग करने से की तुलना में क्लोरीकरण सस्ता पड़ता है। देखिए, क्लोरीकरण सच में सस्ता पड़ता है अगर हम ओजोन वाली प्रक्रिया को देखें तो। देखिए, इसका जो ऑप्शन है ना, सी ज्यादा सही है, क्योंकि देखिए साइट पर उत्पादित करने के लिए आवश्यकता है क्योंकि यह अस्थिर है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि ओजोन क्या है, अस्थिर इसलिए है क्योंकि देखिए जब अगर ये जमीन के नीचे है तो प्रदूषित है, और ये O3 की प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है, यानी कि ऑक्सीजन की तीसरी प्रक्रिया। एक ऑक्सीजन का दो लेयर होता है, एक बी और एक सी।
जब ओजोन जो होती है, अगर वो टूटती है तो वो दो लेयर बनाती है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा होते हैं सिर्फ ऑक्सीजन, सिर्फ एक ऑक्सीजन का एक कंपाउंड। जब ये ऑक्सीजन का एक कंपाउंड बनाएगी तो कार्बन के साथ मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी, जो अपने आप में एक प्रदूषण का एक रूप ले लेती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे देश में जल संबंधित बीमारी, जो जल से संबंधित जो बीमारियां होती है, उसमें मृत्यु की दर एक बड़ी समस्या है। तो जो मृत्यु की दर है, इसके क्या कारण है? ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शन है मैं बताता हूँ। पीने और एवं नहाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले पीने मतलब जो पानी है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। क्या अगला ऑप्शन देखिए, कभी भी भूले जलाशय या जल भंडार बर्तन से सीधे पानी ना पिए। देखिए, जो अगर हम खुले जलाशय में पानी पीते हैं तो उससे समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है, अगला है अधिकारियों से अतिरिक्त पेयी जल की आपूर्ति कराएं। जो अधिकारी लोग हैं उससे अतिरिक्त हमें पानी की आवश्यकताओं को करवाने की आवश्यकता है। क्या ये बात सच है? देखिए, जहां तक ऑप्शन है कि ऑप्शन जो सी है कि हमें अतिरिक्त पानी की आवश्यकता है जो हम अधिकारियों से करवा सकते हैं। ठीक है, ये बात तो कहीं ना कहीं सही तो लगती है, लेकिन क्या है कि ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, अगर आपके अनुसार अगर सुझाव की बात करते हैं, हमें क्या इस सवाल हमें सिर्फ सुझाव बताना है कि इस सुझाव की समस्या से सुझाव इलाज बताइए कि पानी की कमी हो रही है, तो पानी की कमी हम कैसे दूर करें? हम बोलेंगे कि चलिए आप खुले जल में पानी मत पिए, जब पानी है ही नहीं तो आदमी कहीं से तो पानी पिएगा ही। ठीक है, पीने और नहाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले पानी उपलब्ध ही नहीं है, तो उपलब्ध तो नहीं है, उपलब्ध सुनिश्चित करें, लेकिन हमें उपलब्ध कैसे करेंगे? तो हम उपलब्ध कराएंगे अधिकारियों की जो औपचारिक प्रक्रिया है, इसको बता करके इन्हें करवाया जाए। इन्हें करवाने की आवश्यकता होगी, तो अधिकारियों के माध्यम से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। नहीं, इसी का इंग्लिश वर्जन था ये, अगर तो पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हेलियोस्टेट। हेलिस्टेट जो है एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, ऊर्जा को निकालते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या है? देखिए, ये है सेंट्रल हीट कलेक्टर टास्क। ठीक है, पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित दर्पण का विशाल श्रृंखला। ठीक है, आप समझे? सेंट्रल हीट जो मतलब देखिए ये एक प्रक्रिया है, ऐसे यहाँ पे सेंट्रल हो गया, इस सेंट्रल में चारों तरफ से हीट डालेगा, चारों तरफ से हीट डाला जाएगा, जो प्रक्रिया बनेगी यहीं पर ये चीज बनता है। ठीक है, क्या बनता है? हेलियोस्टेट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौजूद सबसे प्रचुर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ऐसा ऊर्जा जो मतलब लगभग खत्म ही हो सकता। क्या वो सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है या ज्वारीय ऊर्जा है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह विकल्प चुनिए जो सौर ऊर्जा के निम्नलिखित उपयोग का उदाहरण नहीं है, मतलब सौर ऊर्जा के माध्यम से हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। देखिए, क्या सोलर पैनल या फोटोवोल्टिक सेल या दिन का उज्ज्वला या फिर एक जो है सोलर कुकर। देखिए, सोलर कुकर का उपयोग हम कर सकते हैं, दिन के उजाले की हमें आवश्यकता है। फोटोवोल्टिक सेल जो होता है वो उसी के अंदर उपयोग होने वाले सेल है, और सोलर पैनल तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो अगर इसमें एग्जाम्पल देखें तो ऑप्शन सी जो है फोटोवोल्टिक सेल, इसकी आवश्यकता तो है, लेकिन ये सौर ऊर्जा से निष्कासित उपयोग के उदाहरण नहीं है, मतलब इसके माध्यम से कोई इतना कुछ खास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। पैसिव यूज तो है, लेकिन ये पैसिव नहीं, ये एक्टिव यूज है। ठीक है, बाकी सब जो है वो पैसिव है, इनकी आवश्यकता है लेकिन दूसरे दूसरे विकल्प के तौर पे, जबकि फोटोवोल्टिक सेल तो हमें चाहिए ही चाहिए, जिसके माध्यम से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पवन टरबाइन, ठीक है, में विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, पवन टरबाइन में क्या होता है? विद्युत उत्पादन। ऑप्शन बी पवन फार्म, इसमें क्या होगा? खेत में बीज का बोना। ठीक है, तीसरा एरोजेक्शन, बड़ी टरबाइन में बदलाव। तीसरा है पवन चक्की, पानी पंप करना। क्या देखिए, इसमें से अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें से बता रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इंडेट इनकरेक्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है जो सही है? देखिए, अगर हम देखें एरोजोन जनरेशन, तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है मोस्टली उसका उपयोग वो लोग करती है। तो क्या उसमें बड़ी बैटरी के बदलाव की आवश्यकता होती है? ऐसा नहीं है, इसमें छोटी बैटरी से काम चल जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है जो गलत है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार वो सही है। आगे चलते हैं। पेट्रो फसलों की व्याख्या करते समय एक शिक्षक ने पेट्रो फसलों को ऐसे पौधे के रूप में परिभाषित किया। मतलब देखिए, पेट्रो जो फसल होती है, एक फसल होती है, फसलों का प्रकार है, फसलें के रूप में व्यक्त किया। मतलब टीचर जो है वो पेट्रो फसल को कैसे बताता है कि मतलब कौन सी फसल जो है पेट्रो फसल होगी। देखिए, एक हाइड्रोकार्बन को उत्पादन करे और जिसका उपयोग ईंधन के रूप में हो,
देखो हाइड्रोकार्बन ही होता है मोस्टली ईंधन का मेन सोर्स। तो अगर तो इसी को आप टिक कर दो, जब भी हाइड्रोकार्बन आ जाए और आपके सामने ईंधन का ऑप्शन रहे तो इसको आंख बंद करके मार देना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और मैंने देखा कि वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और आपका एमसीक्यू, इसके बाद आपको एमसीक्यू पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एमसीक्यू के ये जो जितने भी मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं वही आपके लिए पर्याप्त होंगे। तो अभी आप अपने एग्जाम के ऊपर तैयारी करें और मैं इस क्वेश्चन को भी करवाता हूँ। तो भूमध्य जो भूतापीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा निम्नलिखित में से निम्नलिखित कारणों से पर्यावरण पर प्रभाव डालती है। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे वो पर्यावरण पर प्रभाव डालेगी? तो देखिए, जो भूतापीय ऊर्जा है वो जमीन से जो भाप निकलता है, जमीन की जो गर्मी होती है, भूमि, भूमि से ताप, भूताप, भूमि मतलब भूताप। अगर हम बात करें तो भूताप क्या होते हैं? भूमि का ताप। तो भूमि के अंदर कौन सी ताप होती है? भूमि के अंदर होती है ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, भूमि के अंदर कौन कौन सी ताप होती है? वो ज्वारीय ऊर्जा हमारे पास, जो होती है पवन ऊर्जा, सॉरी, जाहिर सी बात है भूतापीय मतलब जमीन के अंदर से एक ही ऊर्जा निकलेगी, भूतापीय ऊर्जा ही निकलेगी। ठीक है, तो वो तो भूमि वाली जो उसमें होती है आपको निकलेगी। अगर हम देखें ज्वालामुखी, आपने देखा होगा, तो ज्वालामुखी के अंदर जो जो गर्मी होती है ना, लाल लाल कलर की, उसके अंदर जो गर्मी निकलती है, उस गर्मी से निकलता है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या ये जल प्रदूषण का कारण बन सकता है? क्या ये ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है? क्या ये वायु प्रदूषण का कारण बनता है? एक्चुअली ये ध्वनि और वायु दोनों प्रदूषण का कारण बन सकता है। देखिए कैसे, जब ज्वालामुखी फूटती है तो ज्वालामुखी अपने साथ कई तरह के ध्वनि प्रदूषण लाती है और कई तरह के गैसेस का निकासित करती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे सामने ध्वनि प्रदूषण के साथ वायु प्रदूषण भी जन्म लेता है, जिसमें मीथेन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोलो, सीएम, कई तरह के और गैसेस निकलते हैं, जिनका उपयोग हम देख सकते हैं कि ज्वालामुखी के साथ होता है। तो भूतापीय ऊर्जा किस किस को निकालेगी? भूतापीय ऊर्जा इसके निकालेगी जो भूमि के ताप वाला ऊर्जा होता है, उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और वो क्या निकालेगी आपके सामने? पवन ऊर्जा और पवन प्रदूषण, वायु प्रदूषण और धन प्रदूषण। तो दोस्तों इतना ही कहकर मैं इसको रोकना चाहूंगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए खुला हुआ है, आप इसको आराम से इसको कमेंट हमको कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।